हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 9। और हमने अभी बिजनेस इन्वायरमेंट में टॉपिक शुरू किया हुआ है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना। एंड उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था लास्ट सेशन, उसमें हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में। अभी हम वर्ल्ड के कुछ करंट ट्रेंड स्टडी कर रहे हैं, राइट, कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया है, कस्टमर के बिहेवियर शिफ्ट हो गए हैं, सस्टेनेबिलिटी के बारे में अभी सोचा जा रहा है। सो वही ट्रेंड्स अभी हमें इन डिटेल करने हैं। सो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट तो हमने देख लिया। अभी आज के सेशन में हम शुरू करते हैं शिफ्ट्स इन कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट ट्रेंड। ठीक है, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, पहले जिस तरीके से कंज्यूमर्स बिहेव करते थे तो अभी वो टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले तो कैसा था कि कस्टमर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाता था, बिजनेसेस खुद के बारे में ही सोचते थे, प्रॉफिट मेकिंग के बारे में ही सोचते थे। नाउ अभी कैसा हो गया है कि कस्टमर के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी कस्टमर को ही दी जाती है। ठीक, कस्टमर अगर खुश है तो ही बिजनेस अच्छे से चलने वाला है, नहीं तो नहीं चलेगा। सो अभी कस्टमर के बिहेवियर चेंज हो गए हैं, मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया है। सो उसमें अभी सबसे पहला हम पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, वो है ई कॉमर्स एंड डिजिटल रिटेल। अभी ई कॉमर्स का ज़माना आ गया है। पहले कैसा था, हमें कुछ भी खरीदना हो तो हम मार्केट में जाके खरीदते थे, प्रोडक्ट को देखते थे, प्राइस के लिए बार्गेनिंग करते थे। अभी वो सारी चीज़ें नहीं रही है। कस्टमर्स क्या करते हैं, ऑनलाइन बाइंग करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये जो बाइंग सेलिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, सो ई कॉमर्स का ज़माना आ गया है अभी। सो ई कॉमर्स एंड डिजिटल रिटेल. So now the acceleration of online shopping and digital platforms due to the COVID-19 pandemic has reshaped the consumer habit, emphasizing convenience, personalized shopping experience and omni-channel strategies, blending online and offline retail. ठीक है, क्या हो गया है, अभी ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना आ गया है। पहले कस्टमर्स थोड़ा सोचते थे ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, उन्हें थोड़ा डर, उन्हें ऐसे लगता था कि यार प्रोडक्ट गलत आ गया तो, बुरी क्वालिटी का आ गया तो, प्रोडक्ट हमें नहीं मिला तो, या फिर पेमेंट करते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमारे पैसे चले जाएंगे, तो काफ़ी सारे फियर होते थे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कस्टमर्स बिंदास शॉपिंग करते हैं एंड उन्हें प्रोडक्ट अगर पसंद ना आए तो वो रिटर्न भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट के खरीदते समय वो रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। प्रोडक्ट के काफ़ी सारी चीज़ें अभी अवेलेबल हो गई है कस्टमर्स के लिए। सो नाउ फर्स्ट है यहाँ पे ई कॉमर्स एंड डिजिटल रिटेल। नाउ सेकेंड, उसके बाद सेकेंड आता है राइज ऑफ सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी। राइज ऑफ सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी। अब ये सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी एसेट को तुम खरीदो मत, ओनरशिप पे फोकस नहीं रहता है। सब्सक्रिप्शन यानी कि तुम कुछ पे कर दो एंड उस एसेट को यूज़ कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी का। तो अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है आजकल। सो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स ऑफर रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज इन सेक्टर्स लाइक स्ट्रीमिंग मीडिया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड हेल्थ केयर। ठीक है, ये सारे ही फील्ड में ये कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी का। इससे क्या होता है कि जो भी बिजनेसेस हैं उनकी रिकरिंग इनकम चालू ही रहती है। ऐसा नहीं कि वन टाइम प्रोडक्ट बेच दिया और पैसे मिल गए, ऐसा नहीं। रिकरिंग इनकम चालू है, उनकी रेवेन्यू मिलते रहता है। नाउ healthcare catering to changing customer preferences and enhancing customer loyalty. Now next is sustainability and ethical consumption. अब ये sustainability का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा। सस्टेनेबिलिटी यानी इन्वायरमेंट को कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, वैसे बिजनेसेस ने ऑपरेट होना है। एंड एथिकल कंजम्पशन, बिजनेसेस जो भी इनपुट्स, जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, सो उनका कंजम्पशन कैसा करना होगा, एथिकली करना होगा। ठीक है, ज़्यादा ही वेस्टेज कर रहे हो, गलत इस्तेमाल कर रहे हो रिसोर्सेज का, सो उससे क्या होगा, हमारी ही सोसाइटी को हार्मफुल रहेगा वो।
So increasing consumer awareness of environmental and social issues is driving demand for sustainable product, ethical supply chain, corporate responsibility and transparency in business practices. अभी पहले कैसा था, लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं समझती थी ज़्यादा कि भाई कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी बिजनेस सोसाइटी के लिए कितना हार्मफुल है वगैरह वगैरह, नहीं सोचते थे लोग. लेकिन अभी जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, सो उन्हें पता है सब कि बिजनेसेस की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए. ठीक है, रिसोर्सेज बिजनेसेस ने एथिकली यूज़ करने चाहिए. सो वो सारी चीज़ें अभी कस्टमर को समझती है, सोसाइटी को भी समझती है. सो बिज़नेस के लिए भी एक कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाएगी कि वो सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के बिजनेस करे. नाउ बिजनेसेस आर अडॉप्टिंग अ ग्रीन इनिशिएटिव्स and ESG, environmental, social and governance criteria to meet consumers expectation. क्या कर रहे हैं बिजनेसेस? ग्रीन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं. जैसे हम कहें कि सोलर एनर्जी है या फिर पेपरलेस होने की ट्राई करते हैं. ठीक है, वेस्टेज पोल्यूशन कम हो वैसी ट्राई करते हैं. तो ये सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स है. एंड दूसरा एक वर्ड यूज़ करते हैं वो लोग ESG, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. अभी एनवायरमेंटल यानी कि रिसोर्सेज का ध्यान रखना है, अनएथिकली यूज़ नहीं करना है एंड पोल्यूशन नहीं फैलाना है वगैरह, यानी एनवायरनमेंट का ध्यान रखो. सोशल यानी सोसाइटी का ध्यान रखना है. ठीक है, उनके लिए कोई भी बिजनेस प्रैक्टिस या प्रोडक्ट हार्मफुल नहीं होना चाहिए. एंड गवर्नेंस, बिजनेस को अच्छे से चलाना होगा. ठीक है, ताकि वो सोसाइटी को फ़ायदा करे. सो एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया, इससे क्या होता है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छे से फुलफ़िल कर पाते हैं बिजनेसेस. सो ये बात हुई थर्ड, सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल कंज्यूम्पशन. नाउ नेक्स्ट इज पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस. Personalization and customer experience. So businesses leverage data analytics and AI to deliver personalized marketing, product recommendation, customer service, enhancing engagement, loyalty and customer lifetime value. बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, ये इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जो अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है. डेटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके ज़रिए क्या होगा, कस्टमर को उनके प्रोडक्ट या सर्विस सिलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी. वो उन्हें जैसे प्रोडक्ट सर्विस चाहिए वैसे ले पाएगा. ठीक है, सो एंड वो परफेक्ट प्रोडक्ट सर्विसेज है तो वो अच्छे से सेटिस्फाइड भी हो पाएंगे. सो अभी क्या होगा कि कस्टमर अगर हैप्पी है तो वो उस बिज़नेस के पास वापस आएगा ही आएगा. सो पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस. नाउ नेक्स्ट इज हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेंड्स. अभी ये जो हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में अभी के करंट वर्ल्ड में जो लोग सोचते हैं उतना पहले नहीं सोचते थे कस्टमर्स. ठीक है, अभी बहुत अवेयरनेस आ गई है हेल्थ रिलेटेड मैटर्स के लिए लोगों में. सो द फोकस ऑन हेल्थ एंड वेलनेस हैज़ स्पर्ड द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, फिटनेस एप्स, मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड टेलीमेडिसिन solution, reflecting changing lifestyle and कंज्यूमर प्रायोरिटीज़ पोस्ट पेंडेमिक. ठीक है, पोस्ट पेंडेमिक की ये सारी चीज़ें बढ़ गई है. ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस पे अभी कस्टमर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसीलिए वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी ज़्यादा डिमांड करते हैं. फिटनेस ऐप भी अभी बढ़ गए हैं, उनका ट्रेंड भी चल रहा है. मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी अभी बढ़ गई है. ठीक है, जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज दी जाती है एंड कस्टमर उसे अवेल करते हैं वो भी अभी बहुत बढ़ गया है. सो हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेंड्स के. सो यहाँ पे तो हमने स्टडी किया कस्टमर्स के बारे में, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में. ठीक है, शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट ट्रेंड. नाउ अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं वो है सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स एंड कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी.
देखिए, एक बात हो जाती है सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव एंड दूसरा कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी यानी कि एनवायरनमेंट का ध्यान रख के बिजनेसेस ने काम करना है, ठीक है। बिजनेसेस को इनपुट भी सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से चाहिए, आउटपुट भी सोसाइटी में जाएगा। वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, वो भी एनवायरनमेंट में ही जाने वाला है। सो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी दूसरी चीज़ क्या है, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि वो बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करें। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो बिजनेसेस आर अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, कार्बन न्यूट्रल इनिशिएटिव्स, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स to reduce environmental impact, comply with regulations and meet stakeholder expectation। अब ये जो स्टेक होल्डर्स है, यानी कि स्टेक होल्डर्स में बहुत सारे लोग आते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, गवर्नमेंट, सोसाइटी, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, तो वो काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं बिजनेस से। सो यहाँ पे हम सस्टेनेबिलिटी की बात करने वाले हैं, तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस सस्टेनेबल तरीके से काम करे। सो अभी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो वैसे काम करें। तो अभी बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें बिजनेसेस कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी। नाउ एम्फसिस ऑन डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, दैट इज DEI initiative promotes workplace diversity, gender equality, fair labor practices and community engagement, aligning with corporate values and enhancing ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन। देखिए, अभी ये पॉइंट रिलेट करता है एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। किसी भी बिजनेस में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सो अभी आजकल के बिजनेसेस ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर रहे हैं, DEI, दैट इज़ डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। सबसे पहला डाइवर्सिटी की बात करें, सो अभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर कास्ट को हम प्रायोरिटी देते हैं जॉब के लिए, किसी को नहीं देते, वैसा नहीं। यानी कि अलग अलग जगहों से, कोई भी एरिया से कोई आ रहा है काम करने के लिए, ठीक है, कोई भी कास्ट का हो तो उसे ले लेना है, ठीक है। डाइवर्सिटी, डाइवर्स, कोई भी कास्ट का हो सकता है, कोई भी एरिया का हो सकता है, दैट इज़ डाइवर्सिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इक्विटी। अभी व्हाट इज इक्विटी, सबको इक्वली ट्रीट करना है। हम ऐसा कहें कि कोई एक डिपार्टमेंट में एक ही लेवल पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो तुम किसी को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, किसी को नहीं कर रहे हो, किसी को अच्छी सैलरी है, किसी को नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए इक्विटी होनी चाहिए। सो डाइवर्सिटी एक तो होना चाहिए, दूसरा इक्विटी होना चाहिए, तीसरा इंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। इंक्लूजन यानी कि सबको बराबर से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, अच्छे से उन्हें बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उनका। सो DEI इनिशिएटिव प्रमोट्स वर्कप्लेस डाइवर्सिटी, जेंडर इक्वालिटी, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, अलाइनिंग विथ कॉरपोरेट वैल्यूज़ एंड एनहेंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन। यस, ये कॉन्सेप्ट अगर बिजनेसेस अडॉप्ट करते हैं सो उनकी रेपुटेशन हमेशा ही बढ़ती है। नाउ नेक्स्ट इज कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, सो एनहेंस गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ethical standards and stakeholder engagement, foster trust, accountability and long term sustainability। देखिए, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस यानी कि अभी जो बिज़नेस चल रहा है, अभी जैसे हम कहें पार्टनरशिप है तो वहाँ पे पार्टनर्स होंगे, ओनर्स, बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते होंगे, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ओनर होगा, प्रोप्राइटर होगा। सो अभी वो जो बिज़नेस चलाते हैं, यानी कि जो गवर्नेंस है, वो गवर्नेंस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, अनएथिकल कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट उनका होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होने वाला है,
ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज होगी। कंपनीज आर डिस्क्लोजिंग ESG मैट्रिक्स, जो हमने पढ़ा इसके पहले, ESG मैट्रिक्स, governance structure and risk management strategies to investors and stakeholders. Now next point is impact investing and social enterprises. Now impact investors support businesses addressing social or environmental challenges while generating financial returns, driving growth in sustainable finance, social enterprises and impact driven innovation. Now next point is regulatory compliance and reporting. Regulatory compliance and reporting, increasing regulatory scrutiny and compliance requirement, example GDPR, sustainability reporting standards compel businesses to integrate sustainability into corporate strategies, operations and reporting framework. देखिए कोई चीज़ है, कोई काम है, बिजनेस खुद से कर रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर उस काम को गवर्नमेंट की ओर से या हम कहें अदर स्टेक होल्डर की तरफ से चेक किया जाए, ठीक है, स्क्रूटिनाइज किया जाए, या फिर कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रखी जाए बिजनेसेस के लिए, तो फिर बिजनेसेस पे एक तरह का प्रेशर आ जाएगा कि भाई वो काम उन्हें बहुत अच्छे से करना ही है। जैसे सस्टेनेबिलिटी की बात करें, सस्टेनेबिलिटी को अगर चेक किया जाएगा, उसके लिए रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होगा, तो बिज़नेस सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करेंगे उनके बिजनेस में, ठीक है, वो एनवायरनमेंट का ध्यान रख के ही काम करेंगे। सो नाउ इंक्रीजिंग रेगुलेटरी स्क्रूटिनी एंड कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, एग्जाम्पल GDPR, सस्टेनेबली रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। कंपेल यानी एक तरीके से कंपलसरी हो जाता है बिजनेस के लिए टू इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी इनटू कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, ऑपरेशन एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स एंड ग्लोबल ट्रेड। अभी जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स यानी कि ओवरसीज मार्केट में जो भी अलग अलग कंट्रीज़ है, ठीक है, सो वहाँ पे सिचुएशंस डिफ़र करेगी, ठीक है, वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज होती रहेगी। सो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है, दैट इज़ जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स एंड ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं। सो सबसे फर्स्ट है ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोटेक्शनिज्म। नाउ शिफ्ट्स इन ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज, tariff disputes and geopolitical tensions, example US-China trade relations, Brexit, impact supply chain, market access and business strategies, prompting firms to diversify sourcing and manufacturing location. देखिए shifts in global trade policies, जितनी भी कंट्रीज़ है वो खुद वहाँ की गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, सो वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, टैरिफ डिस्प्यूट्स होते रहते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो टैरिफ लगाए जाते हैं उस पर, सो वहाँ पे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे बहुत पहले US-China ट्रेड वॉर हुआ था, फिर वहाँ पे रिलैक्सेशंस दिए गए थे, एंड उसके बाद ब्रेक्सिट भी एग्जाम्पल है एक। ये सारी चीज़ें क्या करती है, बहुत ही इम्पैक्ट डालती है ग्लोबली, जो ट्रेड हो रहा है, जो पूरा सप्लाई चेन चल रहा है ग्लोबली, उस पर वो चीज़ें बहुत असर करती है। नाउ नेक्स्ट इज रीजनल इंटीग्रेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। अभी रीजनल इंटीग्रेशन यानी कि कुछ कंट्रीज़ होंगी वो आपस में मिलके इंटीग्रेट होगी, उसकी इकोनॉमी इंटीग्रेट होगी, ठीक है, मिलके एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाएगी। उसके बाद क्या होगा कि उस ट्रेडिंग ब्लॉक में जितनी भी कंट्रीज़ मेंबर है, सो वो आपस में ट्रेड करने के लिए बैरियर्स को हटा देगी, यानी कि उनका जो ट्रेड है वो बढ़ते जाएगा। आपस में उन लोगों ने रिस्ट्रिक्शन हटा दिए कि भाई हम आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, सो वहाँ पे हमें कोई ड्यूटीज़ वगैरह नहीं लगेगा।
सो वो होता है रीजनल इंटीग्रेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स. नाउ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स एग्जाम्पल इकोनॉमिक यूनियन, USMCA, RCEP promote economic integration, trade liberalization and market harmonization, influencing market entry strategies, regulatory compliance and competitive positioning for multinational corporation. अभी ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनते हैं एंड उनके बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होना है, ट्रेड लिबरलाइजेशन आ जाएगा, क्योंकि टैरिफ्स वगैरह तो हट गया, रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी सारे हट गए, तो ट्रेड लिबरलाइज हो गया. ठीक है, मार्केट हार्मोनाइजेशन आता है, मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज अच्छी हो सकती है, यानी कि एक बिज़नेस दूसरी कंट्री के बिज़नेस के साथ किस तरीके से, इसके पहले हमने पढ़ा था जॉइंट वेंचर भी कर सकता है, मर्जर भी कर सकता है, वो स्ट्रेटजीज भी अच्छे से डिसाइड हो पाएगी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन अटेन कर पाएगी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. ठीक है, सो ये हो गया हमारा रीजनल इंटीग्रेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स. नेक्स्ट इज सप्लाई चेन resilience and localization. So the COVID-19 pandemic highlighted vulnerabilities in global supply chain, prompting businesses to prioritize supply chain resilience, localization strategies, dual sourcing and inventory management to mitigate risk and disruption. ठीक है, ये जब भी ये कोविड-19 की सिचुएशन थी तो उस समय ट्रेड काफ़ी अफेक्ट हो गया था. ठीक है, सो अभी उसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हो गए ग्लोबल सप्लाई चेन में. ठीक है, सो ड्यूअल सोर्सिंग के बारे में सोचा गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में सोचा गया, काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट आए. नाउ नेक्स्ट इज इमर्जिंग मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. नाउ इमर्जिंग मार्केट यानी ऐसे मार्केट जो, जैसे हम कहेंगे कि डेवलप कंट्रीज है तो वहाँ के मार्केट को हम इमर्जिंग नहीं कहेंगे, या अभी ऐसे कंट्रीज जो है जो डेवलप नहीं है एकदम से, तो वहाँ के मार्केट में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है. सो इमर्जिंग मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. सो इमर्जिंग इकोनॉमीज इन एशिया, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका ऑफर ग्रोथ opportunities to foreign direct investment, market expansion and strategic partnership driven by urbanization, rising middle class consumption and infrastructure development. अभी emerging market जो होते हैं, सो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, FDI की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है. जैसे हम कहें कि कोई XYZ कंट्री है, डेवलप नहीं है, तो वहाँ का मार्केट हम कहें कि इमर्जिंग मार्केट है वो, तो वहाँ पे बाकी कंट्रीज़ के लिए चांस है कि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, FDI कर सकते हैं वहाँ पे. ठीक है, सो उन्हें वहाँ पे चांस मिल रहा है प्रॉफिट अर्न करने का, मार्केट एक्सपांशन कर सकते हैं वहाँ पे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो कर सकते हैं. So this is emerging market and investment opportunities. Next is digital trade and cross-border e-commerce. Digital trade and cross-border e-commerce. Now the growth of digital trade, cross-border e-commerce platform and digital payment system facilitate global market access for small and medium-sized enterprises, enabling them to reach international customers and expand market presence. अभी ग्लोबली कहीं से भी बाय करना एंड कहीं पे भी सेल करना बहुत इजी हो गया है. ठीक है, डिजिटल ट्रेड हो गया है, अभी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होते हैं बाइंग एंड सेलिंग के, डिजिटली पेमेंट भी हो सकता है. वहाँ पे भी अभी पहले जो रिस्क थे वो अभी रिस्क तो है लेकिन थोड़े काफ़ी हद तक कम हो गए हैं. सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए थोड़ा ये चीज़ मोटिवेशन की तरह काम कर रही है. ठीक है, वो उनका इंटरनेशनली सेल बढ़ा सकते हैं, इंटरनेशनली कस्टमर्स बढ़ा सकते हैं, मार्केट को एक्सपांड कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा ओवर हो गया है स्टूडेंट्स. ओके, नाउ
नेक्स्ट टॉपिक इज द इवॉल्विंग वर्क प्लेस एनवायरनमेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। ये जो हम करंट ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो अभी यहाँ पे हमें कौन सा ट्रेंड पढ़ना है, इवॉल्विंग वर्क प्लेस एनवायरनमेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। यानी कि बिफोर कोविड जिस तरीके से हम कहें कि काम करने का जो तरीका था एम्प्लॉयज़ का, और उसमें और अभी जो तरीका है उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस आ गया है। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें सो वो है रिमोट वर्क एंड डिजिटल नोमैडिज्म। ठीक है, अभी रिमोट वर्क पॉसिबल है, डिजिटल नोमैडिज्म यानी कि मूव होना, एम्प्लॉय को ज़रूरी नहीं है कि रिमोट वर्क पॉसिबल, इसलिए वो कहीं पे भी मूव हो सकता है, कहीं पे भी जाके वो काम कर सकता है। सो remote work arrangements facilitated by digital technologies and flexible work policies have become prevalent post pandemic। ये सारी चीज़ें post pandemic हुई है, पहले इतना नहीं था। influencing workforce dynamics, talent management strategies and organizational culture। अभी ये सारी चीज़ों की वजह से organizational culture भी change हो गया है। Next is skill development and lifelong learning. Now continuous technological advancement require upskilling and reskilling initiatives to equip employees with digital literacy, technical skills and adaptability to navigate evolving job roles and industry trends। ठीक है, अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, सो एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी है खुद को उस एडवांसमेंट के साथ एडजस्ट करना। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम पहले कैसा था कि पहले के ज़माने में मान लो कोई सुपरमार्केट है तो वहाँ पे क्या होगा, बिलिंग कैसे किया जाएगा, कुछ मैनुअल सिस्टम रहेगी, वैसे किया जाएगा। अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया है, अभी तो मैन्युअली होता नहीं है, टेक्नोलॉजी यूज़ करके होता है। तो वहाँ पे काम करने वाला जो एम्प्लॉय है तो उसने खुद को एडजस्ट करना होगा कि वो सीख सके कि चलो अभी हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये काम कैसे करना है। ठीक है, सो स्किल डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो एम्प्लॉयज़ को क्या करना होगा, अपस्किलिंग करना होगा, रीस्किलिंग करना होगा। नाउ नेक्स्ट इज gig economy and freelance workforce. Now the gig economy offers flexible employment opportunities, freelance contracts and project based work arrangement appealing to independent contractors, digital platforms and business seeking on demand talent। ठीक है, अभी ये फ्रीलांसिंग वर्क का ट्रेंड भी काफ़ी बढ़ गया है। बिजनेस इसके लिए भी फ़ायदा है ना कि किसी एम्प्लॉयज़ को तुम हमेशा के लिए ही अपॉइंट करो और कभी उसके लिए काम रहेगा कभी नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि जब भी काम होगा उस समय ही तुम उस इंसान से काम कराओ एंड उसे पैसे दे दो, बात ख़त्म। ठीक है, सो बिजनेस सीकिंग ऑन डिमांड टैलेंट, बिजनेस को जब भी ज़रूरत है, बिजनेस के पास कुछ प्रोजेक्ट है, तभी वो किसी को अपॉइंट करेगा एंड वो काम फिर ख़त्म। ठीक है, सो गिग इकोनॉमी एंड फ्रीलांस वर्कफोर्स। नाउ नेक्स्ट इज वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ये कॉन्सेप्ट हमने इसी लेक्चर में पढ़ा आगे कि एम्फोसिस किया गया है ऑन डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, दैट इज़ DEI कॉन्सेप्ट। ठीक है, डाइवर्सिटी यानी कि कोई भी एरिया से कोई भी इंसान आ सकता है, ठीक है, काम कर सकता है, कोई भी कास्ट का भी हो सकता है, तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट इज़ इक्विटी, सारे ही एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना है, इक्विटी होनी चाहिए। इंक्लूजन होना चाहिए, उनका अच्छे से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बिजनेस में। सो दिस DEI initiatives promotes a multicultural workforce, equitable opportunities and inclusive workplace environment that foster innovation, creativity and employee engagement। of course ये concept follow किया जाएगा तो बिजनेस में इनोवेशन भी आएगा, क्रिएटिविटी भी आएगी और एम्प्लॉयज़ अच्छे से एंगेज भी रहेंगे बिजनेस में।
And now next is corporate innovation and entrepreneurship. Corporate innovation and entrepreneurship, that is corporate incubators, accelerator and innovation hubs drive entrepreneurial ventures, disruptive technologies and open innovation partnership, fostering a culture of creativity, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एंटरप्रेन्योर माइंडसेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए ये जो हब्स है, कॉरपोरेट इंक्यूबेटर, एक्सीलरेटर एंड इनोवेशन हब, ये क्या कर रहे हैं, बिजनेसेस में हम कहें कि बिजनेस की क्रिएटिविटी आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट अच्छा करने की वो कोशिश कर रहे हैं, नए से नए बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है स्टूडेंट, कि वर्ल्ड में कौन कौन से अभी ट्रेंड चल रहे हैं नए नए, एंड उन्हें हमने डिटेल में स्टडी कर लिया. अभी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इसे हम शुरू करेंगे, तो मिलते हैं वहाँ पे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय एवरीवन.